नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 14 एपीएससी के लिए चलिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं साइंस एंड टेक की, ठीक है ना। देखिए, आज हम लोग साइंस एंड टेक में क्या देखने वाले हैं, जितने भी जेनेटिकल डिजीज होने वाले हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से सवाल बन जाते हैं एग्जामिनेशन में। कोई भी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की आप बात कर लीजिए, जैसे कि जेपीएससी हो या फिर आपका बीपीएससी हो, यहाँ पे आपके सवाल बनते हैं, चाहे प्री लेवल पे चाहे मेंस लेवल पे। तो आपका जो जेनेटिकल डिजीज होगा, देखिए जेनेटिकल डिजीज कहने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले दो प्रकार के डिजीज हैं। एक आपका जेनेटिकल डिजीज होगा, और जेनेटिकल डिजीज मतलब कि जन्म के साथ ही आप ये डिजीज लेके आ रहे होंगे, और एक डिजीज जन्म होने के बाद आपको होंगे, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर के 7 डिजीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 7 डिजीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आपका हीमोफीलिया डिजीज हो गया, इसके बाद क्लिन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएंगे, एक ये डिजीज हो जाएंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज जिसको कहेंगे, और फिर आपका पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, और एडवर्ड सिंड्रोम जो आपका ऑटोजोमल डिजीज होंगे। एकदम डेप्थ में जाके चीजों को समझेंगे, किस प्रकार से मियोसिस डिवीजन होता है, डिवीजन में क्या प्रॉब्लम आएगी, हर एक चीज को। और एकदम कंटेंट में अगर मैं देखूं तो आपको दिखा देता हूं कि कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम मेंस। देखिए अगर लिखना होगा, अगर आ जाए क्वेश्चन आपको, ठीक है ना, जेनेटिकल डिजीज को एक्सप्लेन करने के लिए, या अगर एग्जामिनेशन में भी अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे कि देखिए कि क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि जब क्लीन फिल्टर जो सिंड्रोम है, ठीक है ना, क्लीन फिल्टर जो सिंड्रोम है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो सकती है, 47 या 47 से कम, या फिर इसका स्ट्रक्चर पूछ लेगा 47 प्लस एक्स एक्स वाई होगा, या 47 प्लस एक्स 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 होगा, 47 एक्स वाई एक्स होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। या फिर पूछा जाएगा कि क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कौन सा डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है या फिर आपका ऑटोजोमल डिजीज है। सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47 हो सकती है, 46 हो सकती है, या 45 हो सकती है। तो आप कहेंगे ये तीनों हो सकती है। लेकिन जो ऑटोजोमल डिजीज उसमें क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 46 यानी कि 47 होता है। और ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि 13th पोजीशन में पटाउ सिंड्रोम हो गया, और एक 18th पोजीशन में एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, और 21st सिंड्रोम में आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। यहाँ पे क्या होते हैं, जो पेयर में आपके क्रोमोसोम होते हैं वहां पे क्या होते हैं, 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। अब डिपेंड करता है 13th में आएगा तो पटाउ सिंड्रोम होगा, 18 में आएगा तो एडवर्ड सिंड्रोम होगा, और डाउन सिंड्रोम आपका 21 में आएगा। तो ये सब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, बस ऊपर ऊपर भी मैंने बताया। अब इसको एक एक करके हम लोग खोलते हैं आगे कर, चलिए ठीक है भाई। और एक चीज और, जो भी 14 एपीएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में प्ले स्टोर मिल जाएगा, बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट कि अभी ऑफर फी में अवेलेबल है क्लासेस न्यू ईयर की। अगर केवल पीटी टारगेटेड ज्वाइन करना है मात्र 1600 में, और पीटी प्लस मेंस की 3500 में अवेलेबल है। और दूसरा एक चीज और मैं बता दूं कि भाई इसके बाद जो हम लोग आगे चलेंगे स्पेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। स्पेस में हर एक चीजों को समझेंगे, लेटेस्ट जितने भी अभी स्पेस इसरो के तरफ से जो भी अभियान चलाए गए। और देखिए स्पेस को पढ़ने के बाद फिर हम लोग डिफेंस सेक्टर को देखेंगे, यानी रक्षा। और देखिए स्पेस को कैसे पढ़ेंगे इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इंडिया को हम लोग को स्पेस देखना है, तो इंडिया का कंपैरिजन अमेरिका के साथ, और फिर हम लोग यूएसएसआर यानी कि जो रशिया आज जब देखते हैं तो इसके साथ कंपैरिजन करते हुए देखेंगे किस प्रकार से भारत आगे बढ़ा है आज स्पेस में। जो आप देख पा रहे होंगे बैलगाड़ी साइकिल में लेके जा रहे होंगे भाई आपको उपग्रह छोड़ने के लिए भारत। और आज जो भारत स्पेस में जितना डेवलपमेंट कर चुका है, और जो यूएसए चंद्रमा में जा चुका होता है, यूएसए आदमी को स्पेस में पहुंचा चुका होता है, भारत उस समय अपना इसरो का इस्टेब्लिशमेंट ही कर रहा होता है। और आज इन लोगों से भी कहा जाए तो हम लोग बिल्कुल उनके टक्कर में है, या फिर कई क्षेत्रों में आगे भी निकल चुके हैं स्पेस में। और लेटेस्ट अभी जितने अब अभियान है, चंद्रयान हो जाए, सूर्य अभियान है, जितने भी सैटेलाइट जो भी लॉन्चेस हुए हैं। और फिर ये भी समझेंगे कि जो स्पेस में, ठीक है ना, जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है भाई, ठीक है, अब इसको लॉन्च करने से पहले जितने भी इंजन है उस इंजन का कंसेप्ट देखेंगे। अच्छा, जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है, एक आपका इनर ऑर्बिट हो गया, एक आउटर ऑर्बिट हो गया। पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या होता है, क्यों पीएसएलवी से छोड़ना, कब छोड़ना चाहिए, कब छोड़ती है भारत, क्यों जीएसएलवी का इस्तेमाल करती है,
पहला स्पेस, ये सारी चीजें हम लोग साइंस एंड टेक में ही कवर करने वाले। ठीक है, तो चलिए पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से चीजों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सबसे पहले आपका जो चैप्टर का नाम है वो है डिजीज। तो डिजीज कहने का मतलब हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, रोग। तो इससे पहले समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है ना, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है या फिर हेल्दी पर्सन है, तो हेल्दी पर्सन आप किसको कहेंगे? तो अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहता है, इसको थोड़ा सा एक बार माइंड में रिकॉल करते हुए चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO कहता है कि कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर ये व्यक्ति आप जिसे देख पा रहे हैं, अगर ये फिजिकली, ठीक है, फिजिकली मतलब ये शारीरिक रूप से अगर फिट है, यानी हाथ पैर एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं, उसका चेस्ट पार्ट हो, लीवर पार्ट हो, किडनी पार्ट हो, सब कुछ सही से काम कर रहा फिजिकली, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये मानसिक तौर से, यानी कि अगर ये मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब मतलब कि आपको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कैसे रहना है ना। अगर आप मेंटली फिट हैं तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा, आप अगर सोशली यानी कि सामाजिक तौर से अगर आप स्वस्थ हैं, यानी कि WHO का कहना है कि अगर आप शारीरिक फिट है, मेंटली फिट है, अगर आप सामाजिक रूप से फिट नहीं, सामाजिक रूप से कहने का मतलब ये कि आपके आसपास में अगर लोग रह रहे हैं तो उनसे कैसे आप बात विचार करेंगे, कैसे उनसे वार्तालाप करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके रहना, यही होता है सामाजिक रूप से। ठीक है, अगर आप पुरुष है तो महिलाओं का रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, अगर आप महिलाएं तो पुरुष का रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, अगर आप यंग है तो बुजुर्ग का रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, बच्चों का रिस्पेक्ट करेंगे, ये होता है सोशली यानी कि सामाजिक रूप से फिट है। तो अगर ये तीनों में से अगर कोई भी चीज अगर गड़बड़ है भाई, तो आपको स्वस्थ व्यक्ति तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO आप स्वस्थ कब है? अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली यानी कि सामाजिक रूप से अगर फिट है तो आपको स्वस्थ कहा जाएगा। चलिए साहब, स्वस्थ को तो हमने समझ लिया, और मेन चैप्टर है आज हम लोगों का डिजीज चैप्टर। ठीक है, तो देखिए बहुत चीजें लिखूंगा तो भाई बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने हर एक चीज को बखूबी से समझा दिया। पहला सवाल फैक्चुअली, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए जब बात होती है डिजीज की, तो दो प्रकार से हम डिजीज को बांट करके पढ़ते हैं एज ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। एक तो होता है जन्मजात रोग, और एक होता है उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड, जो आप करते हैं, यानी कि आप जो दूसरों से लेते हैं, यानी कि जन्म लेने के बाद, जो आपको जन्म लेने के बाद का ये डिजीज होगा। ठीक है, और ये जन्म के साथ ही आपको मिल जाता है एज ए गिफ्ट, जन्म के साथ ही आपको एज ए गिफ्ट मिल जाता है, इसलिए कहा गया जन्मजात रोग। तो इसे हम कहते हैं अनुवांशिक रोग, यानी कि जेनेटिक डिजीज, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है ना, इस रोग का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और एक्वायर्ड किए हुए जो रोग होंगे, जो दो प्रकार के होंगे, एक होंगे कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब कि अगर कोई व्यक्ति को कम्युनिकेबल डिजीज है और उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो उसे भी ये डिजीज होने की चांसेस हो सकती है। अब इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे वायरस डिजीज, विषाणु रोग, यानी कि वायरस के कारण होने वाले जितने डिजीज हो जाएंगे। बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु जनित रोग, यानी कि हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया के द्वारा जो भी आपको बीमारियां होंगी उसको पढ़ना है, प्रोटोजोआ के द्वारा जो भी डिजीज है, और फंगस के द्वारा। ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। और इसका एक और पार्ट हम लोग पढ़ेंगे असंक्रामक, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि वो डिजीज जो जन्म लेने के बाद आपको होता है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप उस बीमार व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आएंगे तो आपको भी ये डिजीज हो जाएगा। ये जैसे कि आप कैंसर से पीड़ित कोई व्यक्ति को देख ले, किसी को मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अगर आप उसके संपर्क में रहते हैं 2 दिन 3 दिन कई दिनों तक भी, तो आपको जरूरी नहीं कि वो डिजीज हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप वायरल डिजीज के व्यक्ति के संपर्क में अगर आप कुछ घंटे ही बिता लेते हैं तो आपको वायरल डिजीज होने की चांसेस होती है। तो ये हो गया कम्युनिकेबल, ये हो गया नॉन कम्युनिकेबल। अब ये कम्युनिकेबल होने के कारण क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और फंगस है। और असंक्रामक भाई, जो असंक्रामक जो डिजीज होते हैं इसके कारण है मेनली हमारे जो लाइफ स्टाइल में जो बदलाव आ जा रहे हैं। आप लाइफ स्टाइल में बदलाव कहने का मतलब ये कि आपके सोने का टाइम बदल रहा है, आपके उठने का टाइम बदल रहा है, आपके कार्य करने की जो गतिविधियां हैं या जो संसाधन का अब जो आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इस कारण आपके लाइफ स्टाइल में या जो खान पान हो गया है, जो केमिकल हर एक चीज में इंक्लूड कर दिया गया, इस कारण ये सारे डिजीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई? ठीक है सर।
अब आ जाइए यहाँ पे, जैसे कि अब आज हम लोग जो कंप्लीट पढ़ने वाले बहुत डिटेल डेप्थ में जाकर के, वो होगा आपका जेनेटिकल डिजीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कम्युनिकेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपका नॉन कम्युनिकेबल भी। लेकिन भाई इसमें बहुत ज़्यादा आपको माइंड यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है, और इस पर कोशिश होगी कि कंसेप्चुअल क्लास नंबर 2 में इस पे भी हम लोग बातें कर ले, वो देखना होगा मैं जैसा मुझे ठीक लगे, क्योंकि मुझे 60 दिन में अप्रॉक्स अच्छी तैयारी में आपका करवा सकूं। तो जेनेटिकल डिजीज के बारे में लिखा गया है कि बाय बर्थ ये रोग होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है भाई, ठीक है ना। अगर आपको जेनेटिकल कोई भी डिजीज है, पहले अभी हम लोग समझेंगे कितने टाइप के जेनेटिकल डिजीज होते हैं, कौन कौन से डिजीज है, और अगर ये डिजीज हो गए हैं तो आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। देखिए लेक्चर जितना भी लंबा हो मुझे फर्क नहीं है, मुझे फर्क ये है कि 20 स्टूडेंट्स देखे, वो 20 स्टूडेंट इस चैप्टर का सवाल बना पा रहे होंगे और लोगों को समझा पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिकल डिजीज। उससे पहले दो टर्म को समझते हैं, एक होता है पैथोजन और एक होता है वेक्टर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है पोलियो। पोलियो क्या है भाई? एक डिजीज है। अब ये जो पोलियो जो डिजीज है ये किस कारण हुआ है? तो ये आपका एक वायरस है, एक वायरस के कारण, यानी कि ये कैसा डिजीज हो गया भाई? कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। कम्युनिकेबल में भी कौन सा डिजीज? तो वायरस डिजीज। और इस वायरस का नाम क्या है? तो इस वायरस का नाम है इंटियोरो वायरस, ठीक है, इंटियोरो वायरस। अब याद रखिएगा दो टर्म्स, यानी कि अभी मैंने आपको जो बताया कि एक होता है वेक्टर और एक होता है आपका पैथोजन, यानी कि रोगजनक। तो रोगजनक हम उसको कहते हैं कि जिसके कारण, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है? आपको डिजीज होता है। अगर पोलियो डिजीज हुई है तो भाई किस वायरस के कारण हुई है? तो इंटियरो वायरस। या कोई दूसरा डिजीज ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया के कारण हुआ? तो वो बैक्टीरिया वो क्या कहलाएगा? पैथोजन कहलाएगा। और ये वायरस आपके बॉडी में किसके कारण, कौन लेकर के आती है? तो उसको कहते हैं वेक्टर, या इसी को नाम दे दिया जाता है कैरियर, या हिंदी में हम इसे कहते हैं वाहक। तो भाई पहले दो चीज क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये बताइए। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया पोलियो का, इंटियरो वायरस के कारण होता है, तो ये हो गया पैथोजन, और इसको बॉडी में लेके कौन आता है? फ्लाई मक्खी, जिसको कहते हैं वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताइएगा भाई। चलिए अब यहाँ पे बातें वही लिखी गई है कि वेक्टर मतलब क्या हो गया? जिसके थ्रू वो वायरस, वो बैक्टीरिया, या वो प्रोटोजोवा, या फिर फंगस आपके बॉडी में आती है। जैसे मच्छर के काटने से डेंगू हो गया, तो मच्छर वो वायरस को लेकर के आपके बॉडी में आ रहा है, तो वो वायरस क्या हो गया? रोगजनक, पैथोजन, जिसके कारण आपको डेंगू हुआ। लेकिन वो डेंगू जिस वायरस के कारण हुआ, वो वायरस आपके बॉडी में लाने वाला मॉस्क्यूटो, वो क्या कहलाएगा? कैरियर, यानी कि वाहक। यानी आप इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका कार, ठीक है भाई, और इस कार में जो बैठने वाला जो व्यक्ति है, आप यहां पर बैठ करके स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, तो भाई देखिए ये कार क्या हो गया? आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। ये कार क्या हो गया भाई? वेक्टर हो गया, यानी कि आपको ढो करके लेके जा रहे हो, और आप हो गए वायरस, या आप हो गया बैक्टीरिया, या आप हो गया पैथोजन। जो आप डिजीज आपके कारण होगा, और इस रोग जिसके कारण होगा, आपके कारण होगा, तो आपको लेके जाने वाला कार क्या हो गया? वेक्टर हो गया, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल के तहत चीजें क्लियर कर लेनी भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक एक करके। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, देखिए जेनेटिक डिजीज में जो मैंने यहाँ पे लिखा है अनुवांशिक रोग के बारे में, कि जब जीन में या फिर क्रोमोजोम के ऊपर ही आपका जीन होता है, तो मेनली क्रोमोजोम या गुणसूत्र जिसे हिंदी में कहेंगे, उसमें जब कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, तो तभी ये क्या होता है? आपका जेनेटिक डिजीज होता है, यानी आने वाले संतान में ये जेनेटिक डिजीज देखने को मिलता है। क्लियर है? यानी कि माता पिता के क्रोमोजोम में दिक्कत आ जाने के कारण आने वाले जो संतान में है, ये जेनेटिकल डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा सा क्रोमोजोम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि क्रोमोजोम को हमने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया। देखिए आपको पता है कि इंसान में अगर पूछ लिया जाए तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। और आपको पता है कि ये पेयर में होती है, यानी कि कितने पेयर होंगे भाई? 23 पेयर होंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपका जो क्रोमोसोम है, या इसको भी हम कैसे बांटते हैं? तो दो भाग में बांटते हैं। 46 होता है तो 44, और अगर मेल होगा तो XY हो गया, ठीक है, ये मेल के लिए। और अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? XX क्रोमोसोम हो जाएगा। ये हो गया आपके फीमेल।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो भाग में हमने क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया है। तो देखिए 46 हुआ कि नहीं, पहले ये काउंटिंग करिए। यहाँ तो 44 क्रोमोसोम हो गया इधर, और ये हो गया 45, ये हो गया 46। फीमेल में भी देखिए 44, 45, 46, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना होना चाहिए क्रोमोसोम की संख्या भाई 46। अदर चीजों पे मैंने बताया, मटर में, बंदर में कितने होते हैं क्रोमोसोम की संख्या, ये सब आपको याद रखना, पूछा भी जाता है। तो भाई अब बात करते हैं यहाँ पे चीजों को समझना है, यानी कि ये जो 44 जो क्रोमोसोम की संख्या जो आपको दिख रही है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं ऑटोजोम का। ठीक है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं साहब, इसे हम लोग कहते हैं ऑटोजोम। और ये जो आपका दिख रहा है XY मेल के लिए और XX फीमेल के लिए, इसे हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसे 3 नाम से कहते हैं, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, सेक्स क्रोमोसोम, या फिर इसे हम लोग कहते हैं एलोजोम, या इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजोम। ठीक है, आइए नोट्स में एक बार देखिए। नोट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी होगा, सारी पॉइंट लिखी गई है, ऐसा बात नहीं है। हाँ देखिए कि यहाँ पे मैंने बताया कि देखिए जो गुणसूत्र है आपका, ये कितने होते हैं 46, पेयर कितने होंगे 23। तो दो भाग में होगा, एक होगा ऑटोजोम, देखिए यहाँ मैंने अभी आपको बताया है, ये हो गया आपका ऑटोजोम यानी 44, और पेयर में ये ऑटोजोम कितने हो जाएंगे भाई 23 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी नॉट 23, 22 पेयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 22, और ये आपका एक पेयर ये हो गया आपका। पेयर कहने का मतलब क्या है भाई, जोड़ी होगा, जोड़ी मतलब कपल्स, यानी मेल और फीमेल दो लोग होंगे। ठीक है, ऐसे समझिए। तो एक हो गया ऑटोजोम, तो ऑटोजोम में मैंने क्या बताया भाई 44 होंगे क्रोमोसोम की संख्या, यानी कि पेयर कितनी हो जाएंगे 22 पेयर हो जाएंगे। और एक हो गया आपका सेक्स क्रोमोसोम, या एक हो गया एलोजोम, या हो गया हेट्रोजोम। यानी अब इसका काम पहले समझिए क्या है, यानी कि जो 44 जो क्रोमोसोम होंगे उसका काम क्या है, जो शरीर में जो आकार, अंगों के जो आकार, यानी कि आपके बॉडी में, जैसे कि आपके लिप हो गए, आपके नोज हो गए, आपके हैंड हो गए, आपके स्पाइनल कोड हो गए, ये सभी क्या है भाई ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन का जो आकार है या जो शेप है, इसको शेप प्रोवाइड करने का काम करता है ये 44 क्रोमोसोम, यानी कि ये 22 पेयर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। यानी कि ये जो आप ऑटोजोम की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम में जो 44 क्रोमोसोम मैंने बताया 22 पेयर, उसका काम क्या है, शरीर के अंगों को क्या करना, आकार का निर्धारण करना। और रेस्ट जो 2 क्रोमोसोम की मैंने बात की है मेल और फीमेल के लिए, XY मेल हो गया और फीमेल XX, इसको हमने कहा सेक्स क्रोमोसोम या एलोजोम या हेट्रोजोम, जिसका काम क्या है भाई लिंग का निर्धारण करना। यानी कि जो पुत्र, जो संतान हुआ है, वो संतान आपका पुत्र है, मेल है या फिर वो फीमेल है, वो कैसे डिसाइड होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम से, जिसको आप एलोजोम भी कहते हैं और हेट्रोजोम भी कहते हैं। एक पेयर होगा 2 गुणसूत्र। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइएगा। अब देखिए भाई क्या होता है, यहां पे समझिएगा। देखिए अब यहां पे जो आप जेनेटिकल डिजीज की जो बात कर रहे हैं ना, यहां पे जो आप जेनेटिकल डिजीज को पढ़ने आप जो चाह रहे हैं, इस जेनेटिकल डिजीज में क्या होता है, इस मैंने क्या बताया क्रोमोसोम, या फिर कह लिया जाए जीन, क्रोमोसोम के ऊपर ही आपका जीन होता है। तो क्रोमोसोम में क्या हो जाती है, कुछ खराबी, कुछ समस्या, कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण ये डिजीज हो जाती है। यानी कि क्रोमोसोम में खराबी आना, यानी कि ऑटोजोम में, यानी कि ये जो 44 जो गुणसूत्र है, यानी कि 22 पेयर जो है, कुछ समस्याएं, दिक्कत इसमें आ जाने के कारण हो जाती है, या कभी आपके सेक्स क्रोमोसोम में या एलोजोम में या हेट्रोजोम में। ठीक है ना, जो आप ट्रांसजेंडर की जो बात करते हैं, मेनली जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं बच्चे, हाँ जन्म से, तो उनमें क्या प्रॉब्लम होता है, उन कौन सा क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होता है, सेक्स क्रोमोसोम में, एलोजोम में, हेट्रोजोम में। तो मेनली या तो ऑटोजोम में समस्या, दिक्कत आ जाने के कारण जेनेटिक डिजीज होगा, या फिर सेक्स क्रोमोसोम, एलोजोम या हेट्रोजोम में दिक्कत आ जाने के कारण आपको जेनेटिकल डिजीज होगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई भाई। अच्छा एक और चीज को समझ लीजिए। देखिए एक चीज आपका होता है सेक्स कैरेक्टर, ठीक है ना, एक होता है आपका सेक्स कैरेक्टर, यानी कि ये जो सेक्स कैरेक्टर कहने का मतलब लिंग का जो लक्षण है, मतलब कि आप इस लक्षण से पता कर लेते हैं क्या भाई कि कौन स्त्रीलिंग, यानी कि मतलब कि महिला, मेल या फीमेल का आप पता कर सकते हैं, जिसमें कि सेक्स कैरेक्टर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर जिसको कहते हैं, और एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अब देखिए प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर में मेल में अगर बात किया जाए तो जो प्रजनन अंग होगा, ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन जो अंग होते हैं
उसको क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जहां स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और वही फीमेल में जो प्राइमरी अंग होता है जिसको आप क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी या ओवम भी कहते हैं, जहां पर एग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या हो गया, फीमेल का ओवरी, ओवम, या फिर जहां पर एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो टेस्टिस होता है ये बॉडी के एक्सटर्नली होते हैं, ये सब क्वेश्चन है आपका, और ये आपका बॉडी के इंटरनल होता है। अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में, जैसे कि मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में आपका दाढ़ी आ जाना, मूंछ का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, और फीमेल में आपका क्या हो जाता है, आवाज का पतला हो जाना। ठीक है, आपके बॉडी का जो शेप एंड साइज है उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलना। आप देखें कमर का साइज में, वहां पे ब्रेस्ट साइज में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, आवाज काफी मधुर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन आपको क्या मिलते हैं, बॉडी में जो स्ट्रक्चर आपको देखने का परिवर्तन वो होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर में क्या होंगे, जो प्रजनन अंग होंगे। ठीक है ना, प्रजनन अंग यानी कि जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होंगे, मेल में टेस्टिस जो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। और फीमेल में क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, प्रजनन अंग, ओवरी या ओवम कह सकते हैं, जहां एग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पे ये दो चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को क्लियर करते चले भाई, ज्यादा होश पोश अच्छी बात नहीं, क्योंकि हर एक चीज को नोट्स में लिख दिया गया। अब आ जाइए यहां पे बात करते हैं जो अब जेनेटिकल डिजीज कहने का मतलब अब आपके समझ में आ चुका है कि जेनेटिकल डिजीज मतलब क्रोमोजोम में कुछ दिक्कत आ जाना, यानी कि क्रोमोजोमल डिजीज हो गया। जेनेटिकल डिजीज कहने का मतलब आप समझ पा रहे क्या हो गया, एक क्रोमोजोमल डिजीज है। क्रोमोजोमल डिजीज भी क्रोमोजोम दो प्रकार के, एक होंगे ऑटोजोमल और एक हो गया सेक्स क्रोमोजोमल डिजीज। ठीक है, यानी कि ऑटोजोम में खराबी आ जाना, यानी कि जो 44 यानी कि 22 पेयर जो है क्रोमोजोम में प्रॉब्लम आएगा। और इसमें कितने आपका जो लिंग निर्धारण XY में या फिर XX महिला, तो इसमें आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे सेक्स क्रोमोजोमल और इसको कहेंगे ऑटोजोमल डिजीज। ठीक है, तो ऑटोजोम में दिक्कत आने के कारण जो डिजीज होंगे उसको हम लोग कहेंगे डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाओ सिंड्रोम हो गया और एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। ठीक है, और सेक्स क्रोमोजोमल यानी कि जो लिंग निर्धारण जो गुणसूत्र होते हैं उसमें अगर दिक्कत आ जाने के कारण जो डिजीज होंगे, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया और टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो पहले तो यहीं से आपका ये चार्ट एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहां से 3 को चूज कर लिया जाएगा, एक इसको डाल दे या इसको डाल के पूछा जाएगा इनमें से कौन भिन्न है। तो भाई ये आपका सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है या आपका ऑटोजोमल डिजीज है, या आपको ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ऑटोजोमल या फिर इनमें से कौन सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज नहीं है। तो ऑटोजोमल डिजीज कौन नहीं है, तो अगर ये रहेगा तो इसको टिक करिएगा, सॉरी सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज नहीं है तो इसको टिक करिएगा। और पूछा जाएगा इनमें से कौन सेक्स क्रोमल डिजीज ऑटोजोमल डिजीज है तो इसको टिक करिएगा, अगर ये 3 ऑप्शन में रहेगा तो पहले आप ये पता कर लीजिए भाई कि डिजीज जो आप पढ़ रहे हैं जेनेटिकल डिजीज, आप डायरेक्ट पटाओ सिंड्रोम पढ़ ले रहे हैं कि स्पेयर में दिक्कत आ जाना है, लेकिन यहाँ समझिए कि ये जो आपका डिजीज या फिर पटाओ सिंड्रोम हो गया आपका, ठीक है, या एडवर्ड सिंड्रोम हो गया या फिर आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, ये जो जेनेटिकल डिजीज है, जेनेटिकल डिजीज कहने का मतलब सिंपल सी बात भाई, जेनेटिकल डिजीज आप सुनते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिक्कत कहाँ हो रही है भाई, गुणसूत्र में, यानी कि क्रोमोसोम में कोई दिक्कत हो रही है ना। और क्रोमोसोम में अगर दिक्कत हो रही है तो हमारे क्रोमोसोम में हमने पढ़ा है 2 प्रकार के क्रोमोसोम होंगे, एक ऑटोसोम होंगे और एक होंगे हेट्रोसोम या फिर एलोसोम, या फिर हम इसे क्या नाम देते हैं भाई, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम जो क्रोमोसोम उसका काम होता है कि जो भी ऑर्गन है बॉडी में उसको आकार प्रोवाइड करना, ठीक है, निर्धारण करना। और आपका जो सेक्स क्रोमोसोम वो आपका लिंग डिसाइड करता है कि बच्चा पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा। अगर ऑटोसोम में दिक्कत आएगी तो 3 प्रकार के डिजीज हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज जो लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होते हैं, अगर उसमें अगर दिक्कत आ जाए, देखिए अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे भाई, ये जो यहाँ पर डिवीजन होता है गुणसूत्रों का, मैंने बताया है सेल डिवीजन में मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोमल जो डिजीज जो सेक्स क्रोमोसोमल जो आपका यहाँ पे जो गुणसूत्र है, यानी कि जो आपका लिंग निर्धारण जो गुणसूत्र है, ये जब विभाजित करती है तो वो विभाजन कैसे होता है, जो युग्मक जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस डिवीजन के कारण होता है। तो वो डिवीजन इक्वली डिवाइज्ड नहीं होने के कारण, ठीक है ना, ठीक है, नहीं होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज देखने को मिलता है, जिसके तहत क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम होते हैं। ये हो गया भाई। अब देखिए मियोसिस, मिटोसिस ये सब मैंने क्लास में करवाए हैं, इस कंसेप्चुअल क्लास में भी मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिए
यानी 3 हो गए आपके ऑटोसोमल डिजीज और 4 आपको पढ़ने हैं भाई सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में। चलिए अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज जो होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की, तो जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, वर्णनांधता। यानी कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कलर ब्लाइंडनेस से, फिर हीमोफीलिया में आएंगे, फिर आपका क्लिनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। चलिए तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात कर लिया जाए तो भाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस बीमारी में होता क्या। तो देखिए आप जो प्राइमरी रंग की बात करते हैं, क्वेश्चन है ये सब आपका, प्राइम कलर ब्लाइंड में कौन सा प्राइमरी रंग या सेकेंडरी कलर या टर्सरी कलर। तो भाई प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, ये सब मैंने लाइट चैप्टर में बताया। तो प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा, लाल, हरा और पीला, है ना। और ये तीनों कलर का यूज आपको पता है रेलवे में बहुत शानदार लेवल पे किया जाता है। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी एंट्री रेलवे के मैक्सिमम जो भी वैकेंसी आती है, कुछ एनटीपीसी की वैकेंसी छोड़ के, आप आरपीएफ को छोड़ करके आप फॉर्म को फिलअप भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस डिजीज में होता क्या है कि जो प्राइमरी कलर है लाल, हरा और पीला, इसमें जो डिफ्रेंशिएट करने की जो शक्ति कह लिया जाए या फिर जो इसके बीच में जो डिफ्रेंशिएट करने का जो आपको समस्या आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बीच डिफरेंस करने में आपको क्या होती है, दिक्कत होती है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमारे आंख में 2 सेल होते हैं, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। और जो रॉड सेल जो होती है छड़ कोशिका, इसका काम ये होता है कि कम लाइट में भी, रूम में कम लाइट इसके बावजूद भी आप चीजों को देख पा सकते हैं, पढ़ पाते हैं। तो उसमें मदद कौन सी कोशिका की करती है, वो होती है रॉड सेल। और बहुत अधिक लाइट, जैसे कि छत पे धूप में चले जाने के बाद भी, या लाइट बहुत अधिक वेपर लाइट मार रहा है, उसके बहुत अधिक प्रकाश हो जाने के बाद भी आप चीजों को देख सकते हैं। तो उसमें भी मदद कौन करता है, आपका ये शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल। और साथ के साथ ये कोन सेल का एक और काम है, आपको रंगों को पहचान करने में मदद करती है। तो अब यहाँ पे एक मुद्दा आ गया, रंगों का पहचान करने में मदद करती है। और इस डिजीज में, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज में आपको क्या हो रहा है, रंगों का पहचान ही नहीं कर पा रहे। इट मीन्स आपसे बोला जाएगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस में आपका आंखों का कौन सा सेल प्रभावित होता है, तो भाई कौन सेल प्रभावित होता है, ठीक है। कौन सेल यानी कि शंकु कोशिका, क्योंकि शंकु कोशिका का काम क्या है, रंगों को पहचान करना। और आप कलर ब्लाइंडनेस में अगर पीड़ित है तो भाई आप रंगों में पहचान नहीं करें, यानी कि कौन सेल आपका प्रभावित हो जाता है, ठीक है। इस रोग में आंख का कौन सेल यानी कि कौन सी कोशिका आंखों की प्रभावित होती है, शंकु कोशिका प्रभावित होती है। चलिए ये मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है, यानी कि एक्स गुणसूत्र इसमें प्रभावित हो। इसको समझिए क्या है, जैसे कि देखिए ये दोनों डिजीज जो आप देख रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस और ये जो हेमोफीलिया डिजीज, ठीक है, ये दोनों आपका एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है, ठीक है। एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है, मतलब इसमें क्या होता है, आपका एक्स क्रोमोसोम डोमिनेट करता है। अब इसको समझिए कैसे, जैसे कि देखिए ये मेल हो गए आपके, तो मेल में अगर देखा जाए जो फाइनली जो लिंग निर्धारण के लिए जो लास्ट 2 क्रोमोसोम क्या होगा भाई, एक्स और वाई होगा। और अगर बंदा फीमेल है तो फीमेल का क्या होगा भाई, सेक्स क्रोमोसोमल एक्स एक्स होगा। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है मेरे भाई, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे डिजीज है भाई, तो ये डिजीज है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज, ठीक है। ये कैसी है भाई, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है। मतलब कि अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपका जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या होगा भाई, प्रभावित होगा। तो पहले ये बताइए कि जो मेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, केवल और केवल 1 है। और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम कितना है भाई, 2 है। अब इसको ऐसे समझिए कि यहां पर एक सेना है, ठीक है, और यहां पर कितने है भाई, यहां पे 2 सेना है। तो अगर कोई भी बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आ रहा है, या बाहर से ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसा अनवांटेड पार्टिकल बाहर से अगर आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल, तो उसको कहाँ आना आसान होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर। तो आप कहेंगे सर मेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक सेना ही है इसकी रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे 2 सेना इसके रक्षक कर रहे हैं। तो वही बात है यहाँ पे, बस मैं आपको बस यहाँ पे समझा देता हूँ। अब ये काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आपके कलर ब्लाइंडनेस है वो आपका एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज है। तो मेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इस कारण जो मेल में है सबसे अधिक कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। क्योंकि फीमेल में अगर देखा जाए तो अगर एक क्रोमोसोम एक्स प्रभावित हुआ है तो ये अभी महिला जो होगी वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी भाई। इसको हम लोग कहेंगे ये क्या हो गया, अब वेक्टर हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपका कैरियर हो गई भाई, यानी कि ये हो गया आपका वाहक।
लेकिन ये जो बंदा हो गया एक ही एक्स क्रोमोजोम है और ये एक्स क्रोमोजोमल एक्स लिंक क्रोमोजोमल डिजीज होता है, एक्स डोमिनेट करता है। तो अगर एक एक्स क्रोमोजोम है यहाँ पे और वो भी प्रभावित हो गया तो मेल क्या हो जाएगा भाई, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको वर्णनांधता रोग होगी। लेकिन इसका जब तक ये दोनों क्रोमोजोम प्रभावित नहीं होगा फीमेल में, तो भाई ये बहुत मुश्किल होता है दोनों को प्रभावित, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, होता है, रेयर ऑफ द रेयर चांसेस में महिलाओं में आपको कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। यानी कि अब यहां पे मैंने बताया कि वेक्टर का काम करता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो है आपके फैमिली में, जैसे कि कोई बंदा कोई लड़का अगर इस वीडियो को देख रहा भाई, ठीक है, आपके फैमिली में अभी तक कलर ब्लाइंडनेस किसी को भी नहीं हुई, लेकिन आपकी जो शादी है भाई, ठीक है, आपकी जो शादी है अब जिनके साथ हो रही है, ठीक है, जिस महिला मित्र के साथ आपकी शादी हो रही है, अब ये हो सकती है वेक्टर वाहक, इनको भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन अब चांस है कि ये अब आपके क्या भाई खानदान में, आपके वंश में कह लिया जाए कि अब चांसेस है कि आपके वंश में कलर ब्लाइंड, यानी कि अब आपका जो संतान होगा उसमें हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस। मैंने कहा हो सकता है, अब कितना परसेंट चांस है वो मैं आपको निकालना बताऊंगा। जैसे कि आपके एलपी ने सवाल भी पूछा है, ये देख सकते हैं, ये एक कलर ब्लाइंडनेस जो रोगी है, इनकी शादी हो रही है सामान्य महिला से, यानी ये रोगी जो है भाई मेल है, शादी हो रही है महिला से, तो भाई ये मेल की शादी हो रही महिला, ये कलर ब्लाइंडनेस रोगी है, यानी मेल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, और सामान्य रूप से महिला को कोई भी भाई बीमारी नहीं है कलर ब्लाइंडनेस। तो अब पूछा जा रहा है कि उनसे होने वाले संतानों में वर्णांधता होगी, किससे, उनके पुत्र के पुत्र में, उनके पुत्री के पुत्री में। ये आपका बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन, मैंने कराया भी है इसको क्वेश्चन को यूट्यूब पे भी, आप एक बार देखेंगे तो वहां मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको नहीं बनाया भाई। खैर आइए अभी यहाँ पे हम लोग पहले चलते हैं, जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, किस पे बातें कर रहे थे भाई, हम लोग अभी आपको क्या बता रहे थे, हम अभी आपको ये बता रहे थे कि हाँ, कि जो मेनली जो कलर ब्लाइंडनेस जो बहुत अधिक देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, मेल में देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया, क्यों, क्योंकि मेल में एक ही क्रोमोजोम है एक्स, वो अगर प्रभावित हो गया, एक ही एक्स क्रोमोजोम वो प्रभावित हो गया तो भाई आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब इस फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम है, इसका एक ही क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम प्रभावित हुआ तो ये वेक्टर का काम करती है। जब तक इसका दोनों क्रोमोजोम, ठीक है ना, अगर यहां पे अगर आप देखें कि ये भी क्रोमोजोम और ये भी क्रोमोजोम प्रभावित हो गया तो अब इसको क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब वो अलग बात है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना % चांस है शादी होने के बाद, कोई महिला वेक्टर है, मान लीजिए आप, ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखिए 2 केसेस हो सकती है, समझिएगा भाई, ये कोई मेल है भाई, ठीक है, प्लस साइन यानी कि मेल हो गया, ठीक। अब इनकी जो शादी हो रही है, एक ऐसी महिला मित्र के साथ शादी हो रही है जिनको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है भाई, ठीक है, माइनस यानी कि फीमेल है, ये क्या है भाई, वेक्टर है, यानी ये क्या है वेक्टर मतलब कैरियर यानी वाहक है, यानी कि अब आपके घर में हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस, जो भी संतान आए तो उनमें हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकती है। एक तो ये केस बन सकता है, दूसरा केस आपको ये भी बन सकता है कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, मेल है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है आपको, और आपकी जो शादी हो रही है भाई, ठीक है, जो महिला मित्र से, अब इनको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। अब कितना % चांस है आपके संतान को, और यहाँ पे कितना % चांस है संतान को, या फिर अब आपकी बात कर ले तो आप भी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, ठीक है, आप वाहक तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही क्रोमोजोम है एक्स क्रोमोजोम, अब वही प्रभावित है तो आपको क्या है, क्रोमोजोम कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो उसमें कितना % चांस है, या आपको है महिला मित्र को बिल्कुल ना ही वो वेक्टर है ना ही क्या बोलते हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस, तो फिर कितना % चांस है, वो सब चीज आप निकालना सीख जाएंगे। पहले अभी ये समझिए कि आप ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए कि अगर फीमेल और मेल की बात किया जाए तो देखिए यहाँ मैंने बताया है कि अगर फीमेल में बात कर ले तो क्रोमोजोम क्या हो गया, अच्छा ये समझ आ रहा है ना, फीमेल मतलब यहाँ पे हो गया 44 प्लस 2 एक्स, तो टोटल कितना हो गया, नॉर्मल फीमेल में 46 क्रोमोजोम, ठीक है। तो भाई इसका तो कोई काम नहीं है जेनेटिकल डिजीज में, मतलब इसका है काम बिल्कुल है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, तो सेक्स क्रोमोसोम तो यही है, हम लोग अभी किसको पढ़ रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, और ये जो आपका 44 है आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका ऑटोसोमल डिजीज है ना, तो इसका तो अभी हम लोग कोई बात कर ही नहीं, जिक्र अभी सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज की बात करें, यानी कि फीमेल में XX और मेल में XY की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो पहला केस हमने लिया है कि जो महिला है इसका एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, प्रभावित है, यानी एक एक्स गुणसूत्र प्रभावित, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर कैरियर या वाहक। तो जिस फीमेल के अंदर एक गुणसूत्र अगर प्रभावित होगा
फीमेल के अंदर एक गुणसूत्र कौन सा होगा भाई, एक्स गुणसूत्र अगर प्रभावित होगा तो उसको क्या कहेंगे, वाहक। इस फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, लेकिन शादी के बाद अपने आगे की पीढ़ी में ये क्या कर सकती है, रोग को दे सकती है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि अगर कैरियर की बात कर लिया जाए, कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन पूछेगा भाई आपसे, कैरियर का काम कौन कर रहा है, तो फीमेल कर रही है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलर ब्लाइंडनेस सबसे अधिक किसमें देखने को मिलेगा, महिला या पुरुष में, तो पुरुष में। क्यों, ये भी मैंने बता दिया कि ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है। फीमेल में मेल में क्या है डिफरेंस है कि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वो प्रभावित तो आपको कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो दोनों जब तक प्रभावित नहीं होंगे तब तक आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। अब एक महिला है जिसके दोनों क्रोमोसोम क्या है, प्रभावित है, तो दोनों प्रभावित है तो इस महिला को कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब आइए फीमेल का बात कर लें, सॉरी मेल का बात कर लें। तो मेल का केस अगर हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 2 क्रोमोसोम एक्स और वाई में अगर एक क्रोमोसोम एक्स अगर प्रभावित है भाई, तो इसको क्या हो जाएगा, अगर एक प्रभावित हो तो आपको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये हो गया आपका कैरियर वाहक, और ये फीमेल है, दोनों प्रभावित हो कलर ब्लाइंडनेस, मेल में भी दोनों है तो एक आपका है तो वो आपका कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। यहां तक समझ में आया पहले, ठीक है भाई। अब आगे का पॉइंट अगर आप देखें तो मैंने लिखा है कलर ब्लाइंडनेस में सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, कलर ब्लाइंडनेस और पुरुष होता है। वाहक का काम कौन करेगा, महिला करेगी। और कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसियारा टेस्ट होता है। ठीक है ना, आपको कलरफुल बना हुआ रहेगा, यहाँ पर संख्या दिखाया जाएगा, आप ये संख्या को पहचान पा रहे कि नहीं। अब जैसे कि आप बोलेंगे सर हम पढ़े लिखे नहीं है भाई, उनके लिए ये कैसे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करते, उसके लिए भी कुछ नहीं, यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको कुछ आकृति बना दिया जाएगा इस प्रकार से। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी आकृति बनी हुई है। अब इसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत तो नहीं भाई, आकृति तो आप देख सकते हैं, इंसान की है, जानवर की है, त्रिभुज है, आयताकार, इस तरह की। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल के तहत माध्यम से हम लोग चीजों को समझते हैं। जैसे कि देखिए एक फीमेल है जो अफेक्टेड फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि उसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, और उनकी शादी वेट्स हो रही है किसके साथ, एक हेल्दी पुरुष के साथ। ठीक है, तो अब आपसे पूछा कि जो होने वाले जो संतान है उसको कितना प्रतिशत संभावना है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा ही होगा। तो इसको हम लोग एक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे फीमेल हो गई आपकी, और ये हो गया आपका मेल। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि मादा जो है अफेक्टेड है, अफेक्टेड है यानी कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर इसको कलर ब्लाइंडनेस है मेरे भाई, तो कलर ब्लाइंडनेस है तो एक्स एक्स हो गया, और अगर इसको कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, प्रभावित होगा। और आगे पढ़ेंगे तो इसका हेल्दी मेल के साथ शादी हुआ, तो मेल में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम हो गया एक्स वाई। ठीक है, अब इनकी हम लोग शादी करवा लेते हैं भाई। ठीक है, वेट्स अब हम इसके यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख दे रहे ऊपर में, इनकी क्या हो रही है भाई, शादी हो रही है। चलिए अब शादी के बाद क्या होता है, जो संतान होता है वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंडनेस कितने % चांस होने के, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं एक एक करके, इस प्रकार से देखते चलना भाई। इसको एक में पहले एक साथ ही हम लोग खत्म कर लेते हैं। देखिए ये ए आ गया आपका, उसके बाद आपका इसके साथ हमने कंबाइन कर लिया और इसके साथ कंबाइन कर लिया, तो क्या क्या मिल रहा देखिए। अगर आप सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए इसके साथ आए हैं और इसके साथ अगर आपने लिया है चार्ट को, तो यहाँ पे आप नीचे में क्या लिखेंगे, एक्स, और ये हो गया आपका ये वाला एक्स। तो यहाँ पे ये जो है एक्स क्या है आपका भाई, प्रभावित है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक प्रभावित हो गया। अब इसके बाद वाला जो नंबर है आपका ये आया है, ठीक है, और ये यानी एक्स वाई है, और इसमें से एक एक्स क्या है भाई, प्रभावित है, एक्स वाई है, इसमें से एक एक्स क्या है, प्रभावित है। ठीक है साहब, चलिए अब इसका नंबर ले रहे, एक एक्स आएगा और ये भी एक्स आएगा, जिसमें एक एक्स क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, एक एक्स क्या होगा आपका, प्रभावित होगा। ठीक है, हम लोग प्रभावित कर दे रहे हैं। और इसके बाद वाला जो है एक एक्स आया ये प्रभावित, और वाई आया जो प्रभावित नहीं है, तो चलिए इसको भी ले रहे हैं, एक्स आया है और एक आपका वाई आया है, जिसमें से एक एक्स क्या है भाई आपका, प्रभावित है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये बताइए कि जो संतान हुआ ये क्या, एक्स एक्स यानी यहाँ पे क्या हुई है भाई, यहाँ पे पुत्री हुई है। ठीक है, पहले ये बताइए क्या हुई, पुत्री हुई है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, यानी यहाँ पे क्या हुआ भाई, पुत्र हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पुत्री हुआ। आप देखिएगा कि सबसे अधिक अफेक्टेड पुत्र क्यों होते हैं, मेल क्यों होते हैं, यहाँ पे क्या हुआ भाई, पुत्र हुआ है। ठीक है, अब चीजों को समझिए। देखिए ये भाई आपकी पुत्री है, यानी कि फीमेल है, तो इसमें दोनों एक्स प्रभावित होना चाहिए तब इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो क्या इसको कलर ब्लाइंडनेस है, नहीं, ये क्या हो गई भाई, वाहक हो गई। यानी आगे अब इसकी शादी जिसके साथ होगी तब उसके वंश में, उसके पीढ़ी में आगे देखने को मिल सकता है, यानी ये क्या हो गया भाई आपका वेक्टर हो गया। ठीक है,
अब ये पुत्र है भाई, अब एक इसमें अफेक्टेड है तो भाई ये क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है ना। एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ फिर ठीक है, एक ये क्या हो गया आपका, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैंने चार्ट, ठीक है ठीक है, चलिए। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि ये जो पुत्र हुआ आपका क्या हो गया भाई, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इसको येलो से मैंने दे दिया। अब इसमें आ जाए पुत्री है भाई, तो इसका पुत्री है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होना नहीं है, तो भाई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा भाई, वेक्टर होगा, यानी कि ये वाहक होगा। यानी आगे जिनके साथ ये शादी होगी भाई, चांसेस है कि अब उनके संतान जो होंगे उनके पीढ़ी में या उनके वंशज में देखने को मिल सकती है कलर ब्लाइंडनेस। अब ये पुत्र है भाई, अगर एक अफेक्टेड है, देख सकते हैं अफेक्टेड है, तो इसको क्या हो गया, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है सर। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइए। यानी अब मैं अगर बताऊं तो कलर ब्लाइंडनेस कितने बच्चे को है, यानी कि संतान कितने हुए पहले ये बताइए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कितने संतान हुए, 4 संतान, ठीक है, 4 संतान हुए हैं। 4 संतान में एक पुत्री 2 पुत्री, ठीक है, 2 पुत्री हुई है भाई और 2 पुत्र हुए हैं। और देखा ये गया कि दोनों पुत्री को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, वेक्टर है ये, ठीक है। यानी कि फीमेल में ये रोग नहीं होती है, या वाहक का ही काम करती है, यानी कि ये क्या हो गई, वेक्टर हो गए। और यहाँ पे दोनों पुत्र को अगर आप देखें तो भाई ये कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। दोनों पुत्र को अगर आप देखें तो ये क्या हो गया आपका, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो कितना % चांस है, तो देखिए 4 पुत्र हुए हैं, ठीक है, और कितने पुत्र को भाई हुआ है कलर, मतलब 4 संतान है, तो कितने संतान को कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, 2 को। परसेंटेज निकाल लेना है, तो कितना हो गया 2/4, यानी कि 50%। और पूछेगा कि कितना % वाहक है, तो भाई 4 संतान में कितना वाहक है, 2 है, तो सिंपल सी बात है भाई 50% वाहक। 50% भाई अगर रोगी है तो 50% वाहक होगा। चलिए क्लियर है। अब एक और इसका एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा सर आपने ये जो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, ये जो आपने एग्जाम्पल लिया है मेरे सर, ये जो आपने एग्जाम्पल लिया है, ये जो फीमेल की, ये फीमेल क्या हो गया आपका, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है भाई, प्रभावित है, ये तो आपकी कलर ब्लाइंडनेस ही। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि हो सकता है ना सर ऐसा भी कि ये कलर ब्लाइंडनेस ना होगा, एक वाहक वाला बना दीजिए, यानी कि अब यहाँ पे वाहक कर दीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसमें क्या क्या बदलाव आएगा चलिए देख लेते हैं एक बार। इसको हम लोग यहाँ से इसको हटा लेते हैं, क्योंकि इसमें भी सारे चीज को चेंजेस किया जाएगा, इसलिए इसको एक बार हम लोग हटा ही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अफेक्टेड वाला को भी हटा लेते हैं, इसको हम लोग एक नए सिरे से कर लेंगे। चलिए ये आपका अब, यानी आप समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या आगे, एक महिला है जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है दोस्त, ये क्या है, अब वेक्टर है, यानी इसको रोग नहीं है ये कलर ब्लाइंड, और इसकी शादी हो रही है एक स्वस्थ मनुष्य के साथ, स्वस्थ पुरुष के साथ मतलब। तो चलिए अब एक वेक्टर है तो भाई अगर एक ही आपका इसका एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होगा, अब इससे क्या क्या संतान बन रहे हैं तो देखते चलिए। यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक केस ये ले रहे हैं, ठीक है, ये ले लिए हम लोग, तो एक्स 2 एक्स आएंगे, ठीक है, इसमें से एक क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। इस केस में आपका आ गया एक्स वाई, इसमें एक एक्स क्या होगा, प्रभावित है, ठीक है। अब इसमें एक्स और एक्स महिला है, इनमें कोई भी एक्स क्रोमोसोम प्रभावित नहीं होगा, यहाँ पे एक्स वाई कोई भी प्रभावित नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये पुत्री में है भाई, इसका एक है प्रभावित है, तो भाई ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। ये पुत्र में एक भी प्रभावित है तो भाई इसको क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। और ये पुत्री में कोई भी प्रभावित नहीं है भाई, तो ये नॉर्मल बेटी है बिल्कुल, ना ही वेक्टर है ना ही कलर ब्लाइंड, ये पुत्र भी क्या है भाई, बिल्कुल नॉर्मल। अब क्या देखिए भाई हो रहा है यहाँ पे, टोटल 4 संतान हुए हैं, ठीक है। 4 संतान में 2 पुत्री है और 2 पुत्र है, लेकिन 2 पुत्री में आप ये देख रहे हैं कि एक पुत्री क्या है, वेक्टर है, ठीक है, एक क्या है भाई पुत्री वेक्टर है, और एक पुत्र क्या है भाई, कलर ब्लाइंडनेस है। तो अब परसेंटेज निकाल दीजिए, तो भाई कितने संतान पूछा गया, कितना % संतान को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो एक ही को हुआ ना भाई, तो 4 में एक को ही हुआ है, तो कितना % चांस है, 25% चांस है। और वेक्टर होने का चांस कितना, एक को ही है, तो भाई 4 में एक को हुआ है, तो ये भी आपका 25% चांस होने का। 2 बच्चा क्या होगा आपका नॉर्मल, यानी 50% चांस है कि 2 बच्चे में क्या होगा भाई, कोई भी तरह की बीमारी नहीं होगी, ना ही वेक्टर होगी ना ही वो कलर ब्लाइंडनेस होगी। बताइए कलर ब्लाइंडनेस का आप कोई सवाल सुटेगा। अब ये आपके लिए भाई देखिए, ये सवाल जो है आपके लिए होमवर्क का काम कर रहा होगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बहुत डिटेल में जाकर के एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं, ठीक है। अगर आपसे नहीं बने तो आप इसका वीडियो देख लीजिएगा, इस वीक के वीडियो का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा अगर नहीं बने तब।
और इसका सही आंसर जो बना लिया भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब चलिए एक डिजीज आपका हो गया समाप्त, तो अब समझिए कि दूसरा डिजीज भी अब हो गया आपका समाप्त, हीमोफीलिया भी। क्यों? क्योंकि आप समझिए मैंने आपको बताया कि हीमोफीलिया डिजीज भी आपका एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज है। मतलब ये समझिए कि अभी आप जो भी देख रहे हैं भाई, कलर ब्लाइंडनेस को देख रहे हैं या फिर हेमोफीलिया देख रहे हैं या टर्नर सिंड्रोम या क्लीनफील्ड, कौन सा ये डिजीज है? सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। यानी कि जो लिंग निर्धारण करने वाली जो क्रोमोसोम है उसमें दिक्कत समस्या आएगी। एक्स एक्स में मेल फीमेल है, तो अगर मेल है तो भाई एक्स वाई में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में आपने देखा कि क्या है? एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज है। और हीमोफीलिया के बारे में मैंने बताया क्या है? आपका एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज। तो आइए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हीमोफीलिया डिजीज की अगर बात कर लें तो भाई हीमोफीलिया डिजीज जो है ये भी क्या है? आपका एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है। कैसा डिजीज है भाई? ये भी आपका एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये सबसे पहले ये जो बीमारी देखने को मिला था, ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी उनके अंदर ये बीमारी सबसे पहले पाया गया। और इस बीमारी को जो खोजा गया इस महारानी के अंदर, किसने खोजा ये भी नाम आपसे पूछा जाता है, हेल्डन के द्वारा। अभी हेमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में आप देख सकते हैं एक शब्द आ रहा है हीमो, हीमोग्लोबिन। हीमो यानी क्या हो गया भाई? रक्त, है ना। तो इसमें जो रक्त का जो थक्का होता है, जैसे आपके हाथ वाट कट गया तो खून निकलता है, तो अब कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद? तो भाई एक समय है 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या हो जाएगा? वो रक्त का थक्का बन जाएगा, यानी कि वो ब्लड क्लॉट का एक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर स्रावित नहीं होगा ब्लड। ठीक, लेकिन इस हेमोफीलिया डिजीज में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट जो है ना, प्लेटलेट्स के जो गुणसूत्र है उसमें प्रॉब्लम इसमें आ जाते हैं, या कह लिया जाए कि प्लेटलेट के जो गुणसूत्र है उसमें जो जीन है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। यानी कि ड्यूरिंग जो सेल डिवीजन हो रहे होंगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे दो नए कपल्स की जब शादी हुई है भाई, ठीक है, प्लस माइनस, जब इनका फिजिकली ये हुए हैं और इनके फिजिकली होने के बाद जब फाइनल जब सेल डिवीजन हो रहा होगा कौन से क्रोमोसोम में? सेक्स क्रोमोसोम में, एक्स एक्स या फिर कह लिया जाए एक्स वाई में। तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होंगे, प्लेटलेट्स का जो गुणसूत्र होगा उस गुणसूत्र में क्या होंगे भाई? इक्वली, यानी कि जो मियोसिस जो डिवीजन हो रहा होगा वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा होगा। मियोसिस डिवीजन आप देख लीजिएगा, चैप्टर में मैंने कराया, समझ में आया? तो भाई ये सबसे पहले कैसा, इसलिए देखिए महारानी के वो सबसे पहले ये डिजीज देखने को मिला, इसलिए इसको कह दिया जाता है रॉयल डिजीज भी। ठीक है, किसने खोजा? हेल्डन ने खोजा। एक्स लिंक क्रोमोसोम, इसमें होता है क्या भाई? रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अब जैसे कि इसमें भी एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज है भाई, तो फीमेल में 2 एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, तो इसमें दोनों प्रभावित होने चाहिए। अगर दोनों प्रभावित होंगे तो जाके आपको हीमोफीलिया होगा उस महिला को। अगर एक होगा तो वो कैरियर का काम करेगी। और मेल में क्या है भाई? एक ही एक्स क्रोमोसोम है भाई, यहाँ छूट गया है एक क्रोमोसोम, एक एक्स जो है अगर प्रभावित है तो आपको क्या हो जाएगा भाई? हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है यहाँ तक तो बताइएगा भाई। आगे बढ़ा जाए अब। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तोप चीज था, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस हमने इसलिए इतना समय दिया कि हीमोफीलिया में आपको कोई तकलीफ ज्यादा देखने को ना मिल सके। ठीक है, तो अब बताइए पहले यह दोनों आपका डिजीज क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। अब इसमें भी सेम है भाई, अगर ऐसे इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई मान लीजिए फीमेल है, ठीक है, इस कोई आपका हीमोफीलिया का ये कैरियर हो गई, और कोई मेल हो गया जिसको कोई भी तरह का नहीं है भाई, या फिर इसको हीमोफीलिया है भी। अब इनको यहाँ से आप इसे स्ट्रक्चर बना लीजिए, आप होने वाले जो संतान का परसेंटेज आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें उतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 चीज पहले क्लियर हो गया है, और आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले उसको भी समझते चलिए। देखिए यानी हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, देखिए भाई, चलिए देखिए हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया डिजीज पढ़ लिया है। और आप पढ़ कौन से डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे? सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, एलोसोम डिजीज या हेट्रोजोम डिजीज, हेट्रोजोम डिजीज के बारे में आप पढ़ रहे थे। ठीक है, अब रेस्ट जो आपके पास 2 डिजीज बच रहे हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बताऊंगा, और इसमें ही एक शब्द और है आपका टर्म सुपर फीमेल का कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है, कम होती है, उसको अब आपको समझना है। मतलब रेस्ट जो डिजीज आपके बचे हुए क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इसमें भी क्या है भाई? दिक्कत किसमें हो रही है भाई? आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल 46 जो क्रोमोसोम होंगे, उस 46 को हमने 2 भाग में बांटा, 44 प्लस सेक्स क्रोमोसोम है। अगर फीमेल है तो ये होगा, और अगर मेल है तो ये होगा। तो इसमें क्या होगी भाई? दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो अब समझिए, जैसे कि ये क्या है? आपकी फीमेल हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई भाई? आपके मेल हो गए। अब आपको पता है कि जो फीमेल है, फीमेल में क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है
है ना, अंडा का फॉर्मेशन होता है। तो इस एग के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है भाई, oogenesis, ठीक है, क्या कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। और जो मेल है, मेल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या कहा जाता है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो दो शब्द टर्म को समझिए, oogenesis जब भी कहा जाए इसका मतलब क्या है भाई, फीमेल से मतलब है, ठीक है, यानी कि एग फॉर्मेशन को कहा जाता है, एक फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है भाई oogenesis। एग फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया भाई, एक्स एक्स होगा, ठीक है, और स्पर्म फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया भाई, एक्स वाई, ठीक है, जिसको आप क्या नाम दिए भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मेल का ये हो गया। ये आपको समझ में आया। अब ये होता क्या है कि अब इसमें क्या होगा, या तो एग फॉर्मेशन में क्या हो गया भाई, दिक्कत आ जाएगी, यानी एग का जो फॉर्म, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा, समझिए भाई, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब सेल का जो कोशिका जो विभाजित होती है ना, देखिए कोशिका इस प्रकार से विभाजित हुई है, तो मान लीजिए फीमेल है ये, ठीक है, तो कोशिका का विभाजन, एक अंडा यहाँ एक्स आ जाना चाहिए, एक एक्स यहाँ आ जाना चाहिए, है। तो ये हो गया करेक्ट नॉर्मल डिवीजन। अगर इस प्रकार से डिवीजन हुआ है भाई तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, एग फॉर्मेशन में आगे जो भी प्रोसेस होगी फिजिकली, जो आप अटैचमेंट आए हैं, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, भ्रूण का फॉर्मेशन होगा, बच्चा जो होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पे भाई, इसमें नॉर्मल, ये तो नॉर्मल केस हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, यही प्रोसेस हो गया आपका। लेकिन अब यहाँ पे ये जो आपका युग्मक का जो फॉर्मेशन, यानी कि जो मियोसिस जो फॉर्मेशन हो रही है, डिवीजन होती है, इसमें क्या होता है, इक्वली यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाता, यहाँ पे दोनों में एक बार दोनों एक्स 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 में आ जाता है, इसमें आ ही नहीं पाता, ठीक है। तो या फिर इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में भी क्या होता है कि जैसे आपका क्रोमोसोम एक्स वाई, तो इसमें भी नॉर्मल क्या होना चाहिए, एक में एक्स आना चाहिए, एक में वाई आना चाहिए, लेकिन होता क्या है यहाँ पर भी मियोसिस डिवीजन सही से नहीं हो पाती है, एक्स वाई एक में आ गया, एक अंडे में कोई भी क्रोमोसोम नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे क्या आता है भाई, दो डिजीज आएंगे, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और एक हम लोग बोलेंगे सुपर फीमेल का कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये समझाना बस इतना ही, बस आप देखिए मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, इससे अवगत पहले करा रहा हूँ भाई, इसके कंसेप्ट पे तो अभी मैं आया हूँ नहीं इस बीमारी के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे पहले समझा रहा हूँ कि भाई शब्द आपको मिले oogenesis का, तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे भाई, फीमेल से मतलब है, ठीक है, डायरेक्ट। oogenesis प्रोसेस में होता है क्या है, एग का फॉर्मेशन होता है। तो इस एग के फॉर्मेशन में, यानी कि जब सेल का जो डिवीजन हो रहा होगा, मियोसिस डिवीजन जो हो रही होगी, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाने के कारण, अभी आपने देखा कि प्रॉपर नहीं डिवीजन होने का मतलब क्या है, दोनों अंडों में जो एक्स एक्स या फिर मेल में एक्स वाई जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हेमोफीलिया डिजीज खत्म करने के बाद अब आते हैं हम लोग क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो उसको पढ़ने का जो तरीका होगा उसको कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक इसको हमने टाइटल के तहत रखा है लिंग गुणसूत्र असमानता या विपतन, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोमल है, यानी कि जो 44 प्लस जो एक्स एक्स फीमेल में हो गए और 44 प्लस एक्स वाई है भाई, तो यही हो गया ना सेक्स क्रोमोसोमल, यानी कि लिंग गुणसूत्र। ये क्या होता है, असामान्यता इसमें देखने को मिलती है, यानी कि सेल डिवीजन प्रॉपर असामान्य हो जाता है। यहाँ पे एक्स एक्स आना चाहिए था या एक्स वाई आना चाहिए, तो आपने देखा क्या गया, दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र एक ही अंडे में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं आया, यानी कि असामान्यता यहाँ पे आ जाता है, यानी विपथन जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में बात किया है, एविरेशन यानी कि विपतन। तो इस कारण जो डिजीज आ रहा है उसको यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें आप फिर देखेंगे दो चीजें, एक तो एग का जो डिवीजन देखें, यानी कि oogenesis सही तरीके से नहीं हो पाता है, यानी कि oogenesis यानी कि जो एग का जो फॉर्मेशन होना चाहिए था, डिवीजन होना चाहिए था प्रॉपर वे में, एक्स एक्स में नहीं हो पाता है। और एक आपका है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो मेल में आपने देखा कि जो एक्स वाई है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन डिवीजन होना चाहिए एक्स वाई में, यहाँ पे ये डिवीजन सही तरीके से मियोसिस नहीं होने के कारण क्या होता है, आपको जो डिजीज होते हैं वो आपको इसी के तहत, यानी कि इसी टाइटल के तहत हम लोग इसको रख करके पढ़ेंगे। समझ में आया, 10%, 1% समझ में आया ना, बस बहुत हो गया। 1% अगर 1% नहीं आ पाए तो दिक्कत है, मतलब अगर इतना भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे जो आप क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम जो पढ़ने वाले हैं उसमें मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो मेल और फीमेल में जो एग का फॉर्मेशन और स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन में जो डिवीजन होता है ना, जब मियोसिस डिवीजन होता है, वो डिवीजन इक्वल नहीं हो जाने के कारण डिजीज होता है, जो डिजीज बनेगा क्लिनफिल्टर टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं, जो मैंने बताया oogenesis अंडजनन, यानी कि फीमेल के अंदर oogenesis होता है जिसमें एक का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बता दिया, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
अब ये पॉइंट को समझिए, यहाँ पे जो लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए गैमेट सेल यानी कि जो युग्मक कोशिका है, गैमेट सेल युग्मक, ये सब मैंने बहुत डिटेल में जाके बताया, जेनेटिक्स पार्ट में भी बताया है, उसके बाद आपके एनिमल किंगडम चैप्टर में बताया, सेल चैप्टर में भी बताया है, और आपका सेल डिवीजन में भी बताया। तो देखिए जो गैमेट्स होते हैं या फिर जो युग्मक कोशिका हिंदी में कहते हैं, उसका मतलब गैमेट्स मतलब क्या है भाई, मेल का गैमेट्स हो गया स्पर्म, और फीमेल का गैमेट्स क्या हो गया भाई, ओवम या एग कह सकते हैं आप, ठीक है। और जो ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा भाई, टेस्टिस में, ठीक है। और ओवम ओवम या ओवरी कह लीजिए, ये आपका एग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो अब ये जो युग्मक जो कोशिका, ठीक है ना, युग्मक जो कोशिका का जो फॉर्मेशन होता, निर्माण होता कौन से विभाजन, मियोसिस डिवीजन के द्वारा। यानी कि ये जो आप 46 जो नॉर्मल इंसान बच्चा हुआ, ठीक है, ये जो संतान हुआ इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, तो आपका 44 इस प्रकार से, अगर लड़का हुआ होगा तो XY होगा भाई, और लड़की हुई होगी तो 44 XX हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम कर क्या रहा भाई, मान लीजिए जैसे कि आपका बॉडी का आकार जो बच्चे का देख रहे हैं, तो उसका जो आकार वेल डेवलप हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे, इसमें अगर दिक्कत आएगा तो बच्चे में क्या क्या दिक्कतें आएगी, हाइट कम है, बोनापन है, होठ कटा हुआ मिलेगा, वो सब देखेंगे, तो वो ऑटोजोमल डिजीज कहते हैं, इसको हम लोग ऑटोजोम कहते हैं। और यहां पे अगर दिक्कत आ गई भाई मेरे भाई, यहां अगर दिक्कत आ गई तो हमने कहा सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, जिसमें आपने देखा अगर एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज की बात किया तो कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया। और यहां पे जब इसका ही डिवीजन जब हो रहा होगा, यानी कि ये डिवीजन यानी क्या होगा भाई, जायगोट, यानी कि ये क्या है भाई, लिंग निर्धारण है, जायगोट यानी कि युग्मक कोशिका है। अगर इसका डिवीजन फॉर्मेशन जो मियोसिस डिवीजन है अगर सही तरीके से नहीं हो पाता है, तब जाकर के आपको क्लिनफिल्टर या फिर टर्नर सिंड्रोम जैसे डिजीज देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि गैमेट सेल युग्मक कोशिका यानी कि स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और इक्वली डिवीजन नहीं हो पाता। ये जो मियोसिस डिवीजन है ये इक्वली नहीं हो पाता है, यानी इक्वली डिवीजन नहीं हो पाता है गैमेट सेल के निर्माण में, ठीक है ना। यानी कि जो गैमेट सेल जो बन रहा है आपका, यानी कि स्पर्म या फिर ओवम एक का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा, देखिए एक्स का यहाँ पे जो डिवीजन होना चाहिए था इस प्रकार से, नॉर्मल इस प्रकार से 2 अंडे का फॉर्मेशन होना चाहिए, दोनों में XX गुणसूत्र जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल डिवीजन नहीं होने के कारण यहाँ क्या हो गया, दोनों XX गुणसूत्र एक में आ गया, एक में कोई भी गुणसूत्र नहीं आया। ये तो फीमेल में हो गया। अब मेल में भी वही चीज हो गया कि यहाँ पे दोनों अंडे में दोनों गुणसूत्र देखने को मिल गया और एक में एक भी नहीं आया, ठीक है। तो ये इक्वली डिवीजन नहीं होने के कारण जो गैमेट सेल का फॉर्मेशन हुआ भाई, अब यहीं से क्या होगा, फिर आपका जायगोट यानी कि भ्रूण का फॉर्मेशन, न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होगा, तो उसमें क्या आएगी भाई, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जैसे डिजीज या टर्नर सिंड्रोम डिजीज देखने को मिलेगी। तो समझ में आया ना भाई, मेनली यहाँ पे कौन सा डिवीजन भी अफेक्टेड पूछा जाएगा तो मियोसिस डिवीजन। अब आ जाइए एक एक करके, अगर एग का जो फॉर्मेशन में जो दिक्कत आया है और मेल में जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन का दिक्कत आया उसको पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नन डिस्ट्रक्शन इन ओजेनेसिस, यानी कि अंडा का जो निर्माण में दिक्कत जो हुआ है उसके बारे में लोग देखते हैं। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अंडाणु कोशिका यानी कि जो ओवम सेल है या ओवरी सेल जो है, उसमें निर्माण के दौरान जो दोनों एक्स गुणसूत्र सही ढंग से क्या होते हैं, अलग होने में विफल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक गुणसूत्र वाले अंडे या बहुत कम गुणसूत्र वाले अंडे का निर्माण होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो लिखा हुआ बहुत अंडे, बहुत अधिक गुणसूत्र वाले और बहुत कम, इसका मतलब क्या समझिए। पहले देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया फीमेल, यहाँ पे है मेल भाई, XX है, ये आपका XY होगा। अब यहाँ पे आपको लिखा गया है oogenesis प्रोसेस, यानी कि कहाँ पे दिक्कत है भाई, इसमें इस डिजीज में फीमेल में दिक्कत होगी, यानी एग फॉर्मेशन अंडा फॉर्मेशन में क्या होगी भाई, दिक्कत होगी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, पहले इसको समझिएगा, इसको हटा लिया जाए, चलिए इसको मैं हटा ले। अब देखिए क्या हो, यहाँ मैंने लिखा क्या है समझिएगा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अंडाणु कोशिका निर्माण के दौरान दोनों एक्स गुणसूत्र सही ढंग से अलग नहीं हो पाते हैं। तो देखिए फीमेल में ये जो दोनों एक्स गुणसूत्र सही ढंग से देखिए अलग नहीं हो पाए, एक अंडे में दोनों एक्स गुणसूत्र आ गया, एक में एक भी नहीं आया, ठीक है। और ये मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से हुआ, देखिए नॉर्मल, एक में एक अंडा आया, एक अंडे में एक गुणसूत्र, एक अंडे में एक गुणसूत्र आया। अब इसके बाद यहाँ पे जब आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसके बाद आपने क्या देखा, अब इसको देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए सबसे पहला आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या डबल XX ये लिख दिया, डबल XS और एक एक्स यहाँ पे आ गया। तो फाइनल जो संतान आया भाई उसके अंदर 44 तो थे और प्लस क्या आएंगे 3 XX क्रोमोसोम, यानी कि कितना आ गया भाई 47। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होना चाहिए 47। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है
कि जिसके कारण परिणाम स्वरूप बहुत अधिक गुणसूत्र, तो देखिए बहुत अधिक गुणसूत्र हो गया ना 47। अब बहुत कम वाला भी मैं समझाता हूं, देखिए इसके बाद अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इस चार्ट में भी क्या हो गया, देखिए ये डबल एक्स एक्स, ये डबल एक्स एक्स आ गया आपका, और ये वाई आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया भाई 47, यानी बहुत अधिक गुणसूत्र आ गया। अब इस केस को देखिए, इस केस में, ठीक है, इस केस में देखिए क्या हो रहा, यहाँ पे 0 गुणसूत्र है, यहाँ पे एक्स, अब इसमें क्या आ गया भाई 44 प्लस एक्स 0, यानी 44, ये 45, यानी टोटल कितना गुणसूत्र 45, होना कितना चाहिए 46। तो बहुत कम गुणसूत्र का कंसेप्ट भी आपको समझ में आया। यानी कि जो मियोसिस डिवीजन, जो oogenesis प्रोसेस में एक के फॉर्मेशन में जो होना चाहिए था वो सही तरीके से होने में विफल होने के कारण या तो बहुत अधिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है या बहुत कम का फॉर्मेशन हो। यानी कोई अगर ये संतान जो हुआ इसके अंदर क्या आया भाई 45 ही क्रोमोसोम आया, अगर ये संतान हुआ तो इसके अंदर 47, ये संतान हुआ तो 47, ये संतान हुआ तो 45 ही क्रोमोसोम आया। तो अब यहाँ पे आपको दो प्रकार के डिजीज मैंने बताया है, दो प्रकार के कौन कौन से, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये आपका 3XX हो गया, ठीक है। तो समझिएगा कि ये जो संतान होगी भाई ट्रिपल एक्स है यहाँ पे, यानी 3 क्रोमोसोम है और तीनों एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर हो गया तो यानी टोटल यहाँ पे कितने हो गए भाई 47 गुणसूत्र हो गए। तो इसको हम कहेंगे, ये जो बेबी होगी उसको सुपर फीमेल कहेंगे, ठीक है। और ये जो संतान हुआ है जिसमें 47 गुणसूत्र हैं, देखिए ये लड़का होने वाला था XY, यानी क्या होने वाला था, लड़का होने वाला था, ठीक है, होने वाला था ये भाई ये लड़का, लेकिन इसमें एक और X आ गया है। तो अब इसमें क्या हो गया भाई, एक और X आ जाने के कारण अब यहाँ पे 47 गुणसूत्र है, तब ये नॉर्मल बेबी तो रहा नहीं भाई, अब इसको कहेंगे कौन सा डिजीज, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। उसी प्रकार अब यहाँ पे कितना होना चाहिए था भाई 46 है, 45 ही, तो यहाँ पे एक X की कमी और है, तब यहाँ पे क्या होगा भाई, अब इस डिजीज को हम लोग कहेंगे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा नहीं समझिए टर्नर सिंड्रोम या फिर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, अभी आप ये बस ये 2 टर्म को समझने का कोशिश करिए। 2 टर्म अभी कौन सा, मैं अभी पूरा आऊंगा आपका, ये मेन 2 टर्म है, एक ये 2 टर्म है कि एक बहुत अधिक गुणसूत्र और बहुत कम वाला गुणसूत्र, कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। अब आइए मेल में देखते हैं, स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा उसमें अब दिक्कत आ रही है, अभी यहाँ पे मेल में दिक्कत हो रही है भाई, ठीक है। देखिए स्पर्म फॉर्मेशन में दिक्कत होगी, इस बार मेल की तरफ से दिक्कत हो। देखिए फीमेल में क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन बिल्कुल परफेक्ट, दोनों अंडों में दोनों XX गुणसूत्र चल गया, लेकिन अब फीमेल में ये था, और ये मेल में अब क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए परफेक्ट तरीके से डिवीजन नहीं कर पाया, एक में एक भी गुणसूत्र नहीं गया। तो अब यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो अब यहाँ पे देखिए क्या आया, ये X था और ये डबल ये XY आ गया, ठीक है, यानी कि 47 गुणसूत्र आ गया भाई, यानी 47 आ गया है, यानी कि क्या है भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 47 है, यहाँ पे यहाँ 40, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एक्स था तो इसमें वो क्या कहें सुपर फीमेल, और यहाँ पे डबल एक्स और वाई है, यानी 2 एक्स और 1 वाई है, यानी कि 47 कौन सा, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। अभी हम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में आएंगे भाई, देखिए अभी पूरा इस पे रिसर्च कर लेंगे, क्लीन फिल्टर टर्नर सिंड्रोम में पूरा एक एक पॉइंट सुपर फीमेल, से परेशान नहीं होगा। अभी पहले समझिए ज्यादा 46 से ज्यादा क्रोमोजोम कैसे बन रहा, 46 से कम कैसे बन रहा। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाइए, इसको मिला लीजिए, तो यहाँ X0 यानी कि 45 गुणसूत्र, 45 यानी कि 46 से कम, यानी कि टर्नर सिंड्रोम होगा। अब यहाँ देख लीजिए तो भाई यहाँ पे क्या है, XXY आ गया यानी कि 47, ठीक है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, यहाँ पे X0 यानी कि 45 यानी कि टर्नर सिंड्रोम आया, ठीक है। यानी यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ज्यादा और 40 कम गुणसूत्र का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब मेन हम लोग को समझना है सर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और सुपर फीमेल। तो अब आइए यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ पाएगी। देखिए क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। पहले हमें ये बताइए ये कैसा डिजीज है भाई, ये जेनेटिक डिजीज है। दूसरा, अगर ये जेनेटिक डिजीज है तो किस में दिक्कत आएगी भाई, गुणसूत्र में डिजीज आएगी, दिक्कत आएगी। गुणसूत्र में भी किस में, तो सर सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है ये, ठीक है। चलिए अब सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज में भी अब आप और भी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे। जैसे पूछेगा कि अगर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 47 है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जब oogenesis हुआ, एक का फॉर्मेशन में दिक्कत हो, तो यहाँ भी 47 है, यानी क्रोमोसोम की संख्या अधिक होती है। कितना होती है, 47 होती है। और 47 का स्ट्रक्चर पूछेगा क्या, 47 अगर होता है तो आपको ऐसा दे देगा 44XX या 44 प्लस XYX, ठीक है, या आपको दे देगा 44 प्लस YYX, या आपको दे देगा 44 प्लस XXY। दिस इज अ राइट स्ट्रक्चर ऑफ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपको, मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको भाई, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब आइए क्लिनफिल्टर सिंड्रोम को देखते हैं क्या लिखा है। सबसे अच्छा, ये जो डिजीज कहाँ किस में मिलेगा, लड़कों में होगा, ठीक है ना। अब ये लड़कों में क्यों होगा, अब इसको समझिए पहले। देखिए अभी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 47 क्रोमोसोम, 44 प्लस XXY है ना। अब देखिए ये जो XXY था इसके कारण वजह से क्या होना था भाई, पुत्र होता, लेकिन ये X एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो X कौन सा एक्स्ट्रा आया, X आया है, तो ये कौन सा गुण लेकर आएगा, लड़की वाला कैरेक्टर, यानी ये पुत्र जो हुआ भाई, आप देखेंगे इसके अंदर कुछ लड़की के लक्षण आ गए हैं, ठीक है ना। जो ट्रांसजेंडर ये जो होगा, यानी ये जो ट्रांसजेंडर जो होंगे, ठीक है ना, यानी ये श्रीमान ट्रांसजेंडर आप कहेंगे इसको, श्रीमान ट्रांसजेंडर कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लड़का वाला ट्रांसजेंडर है, समझिए आप भाई। मतलब होना था इसको नॉर्मल पुत्र होना था, लेकिन इसके अंदर लड़की के लक्षण, क्योंकि ये एक्स जो गुणसूत्र है ना एक्स्ट्रा आ जाने के कारण। समझ में आया कहने के, ये बताइएगा पहले भाई। अब आइए वही चीज मैंने यहाँ लिखा, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र X गुणसूत्र आ जाने के कारण पुत्र में क्या है भाई, महिला की गुण आ जाएगी, ठीक है, मतलब ट्रांसजेंडर। और ये कौन सा ट्रांसजेंडर भाई, श्रीमान इसको कहेंगे, इसके आगे श्रीमान लगेगा। देखिए भाई एकदम मैं टू भी, इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं भाई, ये जो ट्रांसजेंडर का आगे श्रीमान लगेगा आपको, ठीक है। और अभी मैं आगे बताऊंगा कि श्रीमती ट्रांसजेंडर भी जिसको कहते हैं कैसे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। यानी कि अब इस जो लड़के को अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर दाढ़ी मूछ होने चाहिए था, वो बहुत कम आपको देखेंगे को मिलेगा। बैड पुअर क्वालिटी आपको मिलेगा बियर्ड का। इसमें जो टेस्टिस, क्योंकि लड़कों में क्या होंगे भाई, टेस्टिस होता है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। तो इसमें एक्स्ट्रा X गुणसूत्र आ जाने के कारण है ना, ये X एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाने के कारण लड़की का कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और लड़की का कैरेक्टरिस्टिक आ जाने के कारण लड़की में टेस्टिस तो होता नहीं है, इसलिए इसके टेस्टिस का साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट एक प्रोसेस ये एग्जाम में पूछा गया है, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें लड़कों में क्या होता है, जो मेल में क्या होता है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 3 आपको कैरेक्टर याद रखना है। और ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि इसमें क्या हो जाएगा भाई, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में टेस्टिस साइज स्मॉल हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता था वो अब कम बनेगा। अगर ये कम बनेगा तो स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म क्वांटिटी कम होगी, जिसके कारण वो लड़का बांझ होगा, ठीक है। तो ये हो गया श्रीमान ट्रांसजेंडर वाला कंसेप्ट। यानी कि अब आइए इस मैप को यहाँ पे देखिए इस बार, ठीक है। इन सारे चीजों को पहले कलरफुल को हटा लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ आपका जो प्रोसेस है oogenesis, यानी एक का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तो खैर छोड़ दिए, ट्रिपल X है भाई, ये आपका हो गया सुपर फीमेल। ये है डबल XXY यानी कि 47 गुणसूत्र यहाँ पे। इन 2 XY के कारण होने वाला था पुत्र, लेकिन इसके कारण क्या आ गया भाई, लड़की का गुण, इसके लक्षण, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा कि ये है जो आप देख पा रहे होंगे 47 गुणसूत्र, यहाँ भी 47 गुणसूत्र, इसके कारण था पुत्र, लेकिन इसके कारण एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र आ गया, जिसके कारण लड़की का कैरेक्टर आया, यानी कि श्रीमान ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए टर्नर सिंड्रोम के बारे में। देखिए टर्नर सिंड्रोम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये किस में मिलेगा, देखिए अब यहाँ पे समझ में आ रहा ना, ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किस में मिलेगा दोस्त, होना था पुत्र में। तो पुत्र में लड़कों में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, लड़कों में देखने को मिलेगा लड़की का लक्षण। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें टर्नर सिंड्रोम में टोटल क्रोमो, ये मेनली आपको फीमेल में मिलेगी, टोटल क्रोमोसोम की संख्या इसमें कम होती है, 45 जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 45, देखिए 45 X है, इसमें एक और X आना चाहिए था, यानी कि इसमें क्या है, लड़की होने वाली थी, ठीक है, लेकिन इसमें लड़की का कैरेक्टर कम रहेगा, लड़का का भी इसमें कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे टर्नर सिंड्रोम, तो एक X और यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक X कम होने के कारण इसमें लड़का का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये लड़की में देखने को मिलेगा, और कौन सा गुण मिलेगा, लड़का में। और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम लड़के में मिलेगा, और इसमें कौन सा गुण देखने को मिलेगा, लड़की का, ठीक है, श्रीमान ट्रांसजेंडर वाला कंसेप्ट। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे वही मैंने लिख कर बताया भाई कि फीमेल में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, क्योंकि 2 X होता तो यहाँ पे लड़की होती भाई नॉर्मल, लेकिन एक X क्रोमोसोम की कमी के कारण क्या हो गया भाई, इसमें लक्षण पूरी नहीं आ पाएगी लड़की वाली, यानी लड़की की जो पूरी लक्षण होनी चाहिए, आवाज पतला होना चाहिए, तो आवाज इनका भारी होगा, ठीक है। इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, कमर शेप हो गया, ब्रेस्ट का जो उभार डेवलपमेंट आना चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनके अंदर लड़कों का लक्षण दाढ़ी मोछ जैसे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे। इनके जो जनन अंग यानी कि जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होंगे, ओवम ओवरी, वो अविकसित होंगे, अक्रियाशील होंगे, और ये बच्चे मतलब उत्पन्न करने में, पैदा करने में असमर्थ होते हैं, जिनको बांझ कहा जाता है, यानी कि ये भी क्या हो गया भाई, ट्रांसजेंडर होंगे, ठीक है।
और इसमें देखिए चेस्ट ब्रेस्ट क्या होंगे, लड़के का गुण आ जाएगा तो इनके चेस्ट ब्रेस्ट जो होंगे ना वो थोड़े चौड़े चौड़े हो जाएंगे, ठीक है। इनमें उभार लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि इनमें लड़की के गुण कम हो जाते हैं, लड़कों का गुण आ जाता है। तो लड़कों का चेस्ट जैसे काफी चौड़ा होता वैसे आ जाएंगे इनके अंदर। इनका जो स्पाइन जो होता ना, रीढ़ की हड्डी में घुमाव आ जाएगा। इनमें मोछ दाढ़ी देखने को मिलेंगे इनके अंदर। ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। चलिए ये हो गया क्लियर। अब आ जाइए बात करते हैं भाई सुपर फीमेल के बारे में। देखिए सुपर फीमेल मतलब एक चीज को पहले समझिए। देखिए आपने बोला गुड क्वालिटी, या ऐसे समझिए कि क्वालिटी जो है आपकी, क्वालिटी जो थी भाई वो गुड थी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सुपर क्वालिटी, ठीक है। मतलब देखिए क्वालिटी तो अच्छी है भाई, क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन और एक वर्ड आगे लेगा सुपर भाई, मतलब क्वालिटी जितना होना चाहिए था उससे भी अधिक क्वालिटी मिल रहा है। मतलब आप इस तरह से बताना चाहिए, मतलब जो मैंने एक्सपेक्टेशन की थी ना भाई वो एक्सपेक्टेशन से अधिक आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे है भाई फीमेल और यहाँ है एक सुपर फीमेल, ठीक है। तो भाई जो फीमेल के अंदर जो नॉर्मल जो लक्षण होते हैं ना, उस नॉर्मल से अधिक लक्षण इसके अंदर देखने को मिलेगा सुपर फीमेल के अंदर। समझ में आया? तो देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47, 44 स्ट्रक्चर याद रखिएगा, 3 एक्स क्रोमोसोम रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए होने वाले थे पुत्री नॉर्मल, लेकिन एक एक्स आर आ गया, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, जिसके कारण नॉर्मल फीमेल जो लक्षण होते हैं उससे अधिक लक्षण इसके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि लार्ज साइज ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलेंगे इनके, ठीक है। आवाज आवश्यकता से ज्यादा आपको पतली देखने को मिल जाएगी। कई लड़कों को देखेंगे आवाज एकदम पतली से आपको देखने को मिलेंगे, या आवाज लड़कों में मिलेगी। तो लड़कों में लड़के गुण आ गया, यानी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट अब आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए भाई। तो ये हो गया अब आपके यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज समाप्त, यानी ये हो गया आपका पूरा क्लियर, ठीक है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम खत्म। अब हम लोग की बारी है भाई ऑटोसोमल डिजीज। ये बहुत आसान है, इसको पहले समझ लीजिए ऑटोसोमल डिजीज क्या है। पहले देखिए ऑटोसोमल डिजीज तो आपको समझ में आ ही चुका है भाई कि नॉर्मल व्यक्ति के अंदर जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है साहब, वो होती है 46, ठीक है। अगर आपके अंदर 46 गुणसूत्र नहीं होंगे, पहले समझिए 46 अगर क्या होंगे भाई, नहीं होंगे, 47 हो जाए या फिर 45 हो जाए, ठीक है। 47 दो तरीके से होंगे, जैसे कि 44 होगा और एक होगा 44 प्लस एक्स होगा। तो ये डिजीज हो गया भाई क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये कहलाएगा सुपर फीमेल। और ये हो गया आपका भाई 44 प्लस x0, जिसको आप कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। और एक आपने देखा भाई हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड, एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज होता है, ठीक है ना भाई। एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी भाई, 46 ही होगी, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है भाई, उससे प्रभावित होता है क्लर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। और इसमें मादा का काम कौन, सॉरी, जो मादा वेक्टर का कैरियर का काम फीमेल करती है। और इसमें एक एक्स लिंक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम अगर आपका प्रभावित हो तो आपको कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिया होगा, इसलिए पुरुष में सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब आइए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो नॉर्मल इंसान के अंदर जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि आपको कितने मिलेंगे भाई, 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसको हमने कैसे बाइफर्केट किया, 44 मेल फीमेल के लिए एक्स और 44 प्लस XY। ये था सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, सेक्स क्रोमोसोमल। ये जो आपका जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, यहाँ कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, ठीक, जो लिंक का निर्धारण करता है, जिसको आप हेट्रोजोम, एलोजोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसमें अगर कोई दिक्कत आया सेल डिवीजन में, तो इसके कारण आपने चारों डिजीज पढ़ लिए। चलिए ठीक है, इसको हटा लेते हैं अब हम लोग। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की बात, इस 44 जिसको आप नाम देते हैं ऑटोजोम की। ऑटोजोम, इसमें अब अगर कोई दिक्कत परेशानी आ गई, और इसका काम क्या है, आपके जो शरीर हैं, शरीर के जो भी आपके अंग होंगे उसके जो आकार देख रहे हैं उसके आकार को निर्धारण करने का काम करता है यही ऑटोजोम। अगर इसमें ये दिक्कत आएगा तो उसके अंग आपको आकार में क्या आएगा, आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो तीन, अच्छा एक शब्द आपको मिलेगा, शब्द आपको मिलेंगे ट्राइसोमी, ट्रीसोमी, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, ट्रीसोमी यानी कि ट्राई मतलब तीन, क्या है इसका मतलब, तीन। देखिए क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं भाई, पेयर में होते हैं। पेयर में कहने का मतलब क्या होंगे भाई, इस प्रकार से दो क्रोमोसोम होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइसोम यानी कि भाई ट्राइसोमी कह लीजिए, जो भी प्रोनाउंस है, यहाँ पे क्या होंगे भाई,
नॉर्मली यहाँ पे नहीं होता है 2, यहाँ पे आपको 2 देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर 3 मिल गया भाई, ठीक है ना, जैसे कि आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर पहले देखिए, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको देखना, देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपके कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जो आपके क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। कितने पेयर होते हैं भाई, 23 पेयर। देखिए ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां पेयर, ये 13वां पेयर, 14वां पेयर, 15वां पेयर, 16वां पेयर, 17वां या 18वां पेयर, ये 19वां, ये 20वां, ये 21वां, ये 22वां और ये 23वां पेयर है। 23 गुना 2, हर एक में पेयर में 2 है, तो 46 क्रोमोसोम। ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें होती है। अब आप देखेंगे भाई, तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है भाई, एक पेयर में 2 ही होगा, तो देखिए 2 ही है। लेकिन आपको कुछ पोजीशन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो पोजीशन, देखिएगा ध्यान पूर्वक। एक 13th पेयर जो है आपका, एक 21st पेयर जो है, और एक 18th पेयर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 पेयर होने चाहिए, लेकिन 2 से अधिक देखने को मिल रहा है यहाँ पे अभी मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि ये 21st पेयर का मैंने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे आपको मिलेंगे एक अधिक और एक यहाँ पे अधिक मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो ऑटोजोमल डिजीज जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर आपको जो ऑटोजोमल डिजीज हुआ है, ऑटोजोमल डिजीज कहने का मतलब 3, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अगर ये तीनों में जो भी डिजीज है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पोजीशन, ठीक है ना, कि 3 क्रोमोसोम एक पेयर में आ चुका। अगर 13th वाला आया तो आपको पटाउ सिंड्रोम होगा। अगर 18th पोजीशन में अगर 3 आपका क्रोमोसोम आ गया है तो आपको एडवर्ड सिंड्रोम होगा। और अगर 21वां पेयर में अगर आपको कोई दिक्कत आया है भाई, मतलब 3 पेयर आ गया, तो आपको डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता। अभी मैं इस पर और भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। देखिए अब जैसे कि ऑटोजोमल डिजीज आपको समझ में आ गया है कि जो बॉडी के अंग जो होते हैं उसको आकार या उसको प्रदान शेप साइज प्रोवाइड करने का काम करती है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो 3 तरह के डिजीज होते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। ये तीनों कैसे डिजीज हैं, तो इन तीनों डिजीज में क्या, अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या हो जा रहा है भाई, तीनों में क्या हो जा रहा है भाई, जो पोजीशन, ये तीनों डिजीज डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे मैंने अभी आपको दिखाया 13वां पोजीशन, 18वां पोजीशन या 21वां पोजीशन में, किस पोजीशन में 3 क्रोमोसोम आ जा रहे हैं। तो भाई 3 क्रोमोसोम आ जा रहे हैं तो होना चाहिए था 46, 2-2 करके। अगर एक में अगर 3 आ गया तो कितना आ जाएगा, 47। तो याद रखिएगा जो ऑटोजोमल डिजीज होते हैं उसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी मिलेगी आपको, हमेशा 47। मतलब वो पटाउ सिंड्रोम हो आपका, डाउन सिंड्रोम हो आपका, एडवर्ड सिंड्रोम हो या पटाउ सिंड्रोम, आपको कितने गुणसूत्र मिलेंगे, 47। लेकिन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो आपका तो उसमें आपको 47 मिलेगा। स्ट्रक्चर याद है आपको, 44XXY हो सकता है या 44XXX हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम में 45 मिलेगा। तो जो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन ये बहुत अच्छे होंगे कि सेक्स क्रोमोसोमल जो डिजीज होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या मे बी ग्रेटर देन 46, मे बी लेस देन 46 और इक्वल टू 46। जो आपके कलर ब्लाइंड है हीमोफीलिया में तो इक्वल, लेकिन ऑटोजोमल डिजीज में ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 46 क्रोमोसोम की संख्या होगी। क्लियर है यहाँ पे। अब ये डिपेंड करती है पोजीशन पे कि कौन से पेयर में, यानी किस पोजीशन के क्रोमोसोम पेयर में 3 गुणसूत्र आ गए हैं, जिसको हमने एक शब्द कहा ट्राइसोमी, यानी 2 गुणसूत्र की जगह 3 गुणसूत्र आ जाएंगे, इसलिए टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47। देखिए जो डाउन सिंड्रोम वाली जो बात है उसको मंगोलिज्म, अगर इस प्रकार के डिजीज हो गए हैं डाउन सिंड्रोम, इसका मतलब ये है कि जो 21वां जो पेयर आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो 21वां पेयर में 3 गुणसूत्र आ गया है, तो 3 गुणसूत्र आ गया तो आप भाई काउंट करिए, तो यहां से आप यहाँ पे पूरा देख रहे होंगे कितना पेयर है भाई, 23 पेयर है, ठीक है। 23 में हर में 2 पेयर है तो 46, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया तो 46 + 1 यानी 47 क्रोमोसोम हो गया। चलिए बता, क्लियर समझ में आ गया ये, ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछ लिया डाउन सिंड्रोम में, आपसे ये डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन। और अभी मैंने जो बताया कि ऑटोजोमल डिजीज में क्रोमोसोम की संख्या वाली बात है वो, तो कौन सा पोजीशन वाला पेयर इफेक्टेड होता है, 21st पेयर वाला, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्या होता है, गुणसूत्र आके जुड़ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है भाई कौन सा गुणसूत्र आकर के जुड़ेगा, एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है, वो पता नहीं किसी को, ठीक है। तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या जो 44 होता है, ठीक है। और ये जो लिंग निर्धारण और एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ 3 आ गया ये आपका, तो ये हो गया टोटल 47। तो अब हो गया डाउन सिंड्रोम खत्म। एडवर्ड सिंड्रोम में आपका कौन सा पेयर होगा, 18th पेयर, यानी ये जो 18th पेयर देख रहे हैं यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे, एक और आपको
क्रोमोजोम देखने को मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। और ये हटा लीजिए, अब 21वां वाला तो बिल्कुल परफेक्ट होगा पेयर। अब इसमें क्या आ गया, एक 3 आ गया, एक 47 हो गया। समझ में आया कि नहीं है इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका एडवर्ड सिंड्रोम में 18वां पेयर का टोटल क्रोमोजोम 47। और पटाओ में भी भाई 13th पेयर जो आप देख रहे हैं, इसमें आपका 3 क्रोमोजोम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको एक हटा लीजिए, टोटल 47 हो गया आपका। तो यही आपका पोजीशन आपको याद रखना है। तो भाई ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए। अगर मैं आपसे पूछूं डाउन सिंड्रोम के बारे में, कौन सा पोजीशन डाउन, तो सबसे डाउन में कौन सा आएगा भाई, 21, 22, 23 ऐसे याद रखिएगा तो 21st पेयर में दिक्कत आएगा। पटा लूं भाई, तेरे गर्लफ्रेंड को पटा लूं तो 13th पेयर वाला। और ये आपको याद रखिएगा एक बच्चा जो 18 होगा, तो 18, 21, 13 ही पोजीशन में दिक्कत आती है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो बताइए ये भी आपको अब क्लियर हुआ ऑटोसोमल डिजीज की नहीं हुआ, ये बताइएगा। अब इसमें उतना आपको याद नहीं रखना है कि जैसे कि इस डाउन सिंड्रोम अगर होता है तो ठीक है, तो इसमें आपको जैसे मंगोलिज्म जैसे बच्चे दिखते हैं ना, वैसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाइट वाइट कम मिलेंगे। और ये जो तीनों डिजीज जो आप देख रहे हैं, अगर ऐसे संतान अगर होंगे ना, तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है ना, वो बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, बच्चे मंद बुद्धि वाले होंगे, नाक उनका बिल्कुल एकदम सपाट होगा, लिप एकदम मोटे मोटे से लिप मिलेंगे, मंगोलिया जो होते हैं ना वैसे देखने में लगेंगे। पटाओ सिंड्रोम में अगर बात कर ले तो भाई इसमें आपको सेम वही लक्षण बच्चे मंद बुद्धि के देखने को मिलेंगे। और इसमें आप देखेंगे बच्चे के जो लिप होते हैं ना, बीच से कटे हुए होते हैं, तो वो पटाओ सिंड्रोम का है। तो इसमें पटा यानी कि जो 13th जो क्रोमोजोम होता है ना, यहाँ पे इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ पे 3 गुणसूत्र आ जाने के कारण, ठीक है। तो ये रहा भाई जेनेटिकल डिजीज का पूरा कंसेप्ट। इससे बाहर जेनेटिकल डिजीज का मैंने क्वेश्चन भी आपको अच्छे अच्छे बता दिए हैं बोल करके भी। अब ये आपका होमवर्क है, मुझे देखना है कि कितने स्टूडेंट ईमानदारी। अब देखिए आपका भी एक रिस्पॉन्स होना चाहिए भाई, क्लासेस को शेयर करना है। जिस प्रकार कंसेप्चुअली क्लास मैंने नाम दिया है इस सीरीज का, आप पेड वर्जन में भी आपको चीज़ें इस लेवल पे नहीं मिलेगी, यकीन मानिए। 60 क्लास बहुत चीज़ें मैं, अब जेनेटिक डिजीज़ को मैं यहाँ पे आपको मैं तो कितना डिजीज़ मैंने करा, अगर आप सही तरीके से देख रहे होंगे तो जेनेटिक डिजीज़ में मैंने आपको देखिए ऑटोजोमल जो डिजीज़ रहे, इसमें मैंने आपको 3 डिजीज़ कराए, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाओ सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज में मैंने 4 कराए, यानी कि 7 डिजीज। और 7 डिजीज डिटेल में जाकर के कैसे चीज़ें होती है भाई, क्या इम्पैक्ट पड़ती है क्रोमोसोम में, क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे प्रॉब्लम होती है, क्या लक्षण होंगे, ठीक है ना भाई। ये हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ विथ एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने बताया। अब लिखा नहीं, मैंने बोल बोल करके बताया कि ऐसे चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करके आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके जवाब का इंतज़ार होंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। अगर हुआ तो, अगर मूड बना तो भाई ये जितने बच रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल पे पूरा एक मास्टर क्लासेस ही हैंड रिटन कंटेंट में आपको समझा दिया जाएगा। या अगला क्लास हो सकता है सेल के कुछ कंसेप्चुअली, जैसे डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, या माइटोकॉन्ड्रिया जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आपका सेल मेम्ब्रेन है, जो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से जो डर रहे होते हैं, वो सारे कंसेप्ट, प्रोटीन का जो वाहन होता है, वो सारे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे भी हम लोग बात कर लेंगे। बाकी हमारे साथ पेड क्लासेस में अगर एक बार पढ़ लीजिए भाई, बायो हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से कराया गया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और इसका अगर आपको नहीं बना सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन आपको डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है ना, दे दिया गया है, कमेंट सेक्शन में लिंक भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्लास नंबर 2 पे, तब तक के लिए धन्यवाद।